अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अनटोल्ड स्टोरीज़ में आऊँ अवां जी मेज़बान फ़हमीदा रियाज़। हिन प्रोग्राम में असां इंसानी हक़नि, औरतुनि, ॿारनि, ट्रांस मज़दूरनि जे हक़नि खां अलावा कानून, माहौल ऐं समाज जे उन्हनि किरदारनि जूं कहाणियूं बयानु कंदा आहियूं जिन खे नज़रअंदाज़ कयो वञे थो या उहे पस मंज़र में रहंदा आहिनि। असांजो मक़सदु उन्हनि किरदारनि जी जदोजहद खे मंज़र ते आणणु आहे। नाज़रीन, अनटोल्ड स्टोरीज़ में अॼु ही जेको ॿियो हिसो आहे, जेको पोएं हफ़्ते तव्हां प्रोग्राम ॾिठो पे, अनवर साजी साहब सां असांजी ॻाल्हि ॿोल हली पे ऐं उन में असां कई अहिड़ा जेके आहिनि भुट्टो एरा जूं ॻाल्हियूं ऐं माज़ी जूं सिंध जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कईसीं, बलोचिस्तान जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कईसीं। त उन ई प्रोग्राम खे असीं जारी रखूं था। अचो त अनवर साजी साहब सां वधीक ॻाल्हि ॿोल कयूं था ऐं ॿियनि पहलुअनि ते रोशनी विझूं था। तो अनवर साहब, हमें ये बताइएगा कि बेनज़ीर भुट्टो जो है वो बलोचिस्तान में उनकी कितनी कबूलियत थी? हाँ, दिलचस्प बात यह है कि बेनज़ीर की कबूलियत भुट्टो साहब से ज़्यादा थी। उसकी वजह है कि ये लोग जहन में एक बात रखें कि भुट्टो साहब ने तो यानी 67 में पीपल्स पार्टी कायम की थी और उसके 70 में इलेक्शन हुए और वो हुकूमत में आ गए। लेकिन बेनज़ीर की स्ट्रगल ज़्यादा तवील थी, मार्शल लॉ के खिलाफ और जुल्म के खिलाफ वो दौरानिया ज़्यादा था। अच्छा। तो इसकी वजह से उसकी एक शख्सियत ऐसी थी तो लोगों ने कहा भी कि एक खातून ने एक मार्शल लॉ को चैलेंज किया, जुल्म को चैलेंज किया, तो इस वजह से उसकी कबूलियत ज़्यादा थी भुट्टो साहब से। और तब तक तो उन्होंने पहले तो उसको जायज़ा नहीं लिया था। जब हुकूमत में वो आई तो उनके दौर में भी कोई ऐसे इकदाम बलोच में नहीं हुए जैसे कि उसके वालिद के दौर में हुए थे। और फिर जब वो शहीद हुई तो उसके बाद उसके रिएक्शन में बलोचिस्तान के लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में वोट दिए और ये पहला मौका था कि पीपल्स पार्टी को यानी जेन्युइनली लोगों ने वोट दिए थे और जिसकी वजह से वहाँ उनकी हुकूमत भी कायम हो गई थी। तो साजी साहब, आप क्या समझते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से अलग पॉलिसी इख्तियार की थी? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, एक बात तो कॉमन थी कि इक़्तिदार तो ये लोग चाहते थे, ये तो कदर मुश्तरक थी। लेकिन भुट्टो साहब और उनमें एक फ़र्क था कि वो तो हुकूमत में आ गए और फिर यानी उनने कोई यानी तकरीबन फाशिज़्म का रास्ता इख्तियार किया। बेनज़ीर ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने अपने दौर में जो एक ड्रैकोनियन लॉ था, प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस, अच्छा, उसको ख़त्म किया, इज़हार राय की आज़ादी दी और उनके दौर में ख़बरों पर कदगन नहीं थी और उन्होंने पहली मर्तबा जो है एक अलामती तौर पर CNN की नशरियात खोली पाकिस्तान में, जो बाद में जो इंटरनेशनल मीडिया या प्राइवेट चैनलों का सबब बन गया। और चूंकि वो खातून थी और मां भी थी तो उनके लहजे में या उनके तर्ज जिंदगी में एक शफकत का अवसर भी था। ठीक है ना। उनके मुकाबले में भुट्टो साहब ज्यादा इंतकाम लेते थे। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, अगर टाइम है तो। हाँ हाँ, बिल्कुल है हमारे पास। जब वो सदर हुए 20 दिसंबर को 1971 को, तो उन्होंने पहला हुक्म दिया कि उनके जाती दोस्त थे एक ब्यूरोक्रेट, उसका नाम था खालिद अहमद खान, उसको डिप्टी कमिश्नर लाड़काना लगाया। जब वो अगले दिन पहुंचे तो उनका पहला हुक्म था कि नवाब सुल्तान चांडियो को गिरफ्तार किया जाए। तो वो कोई पुराना बोझ अपने जहन में रखते थे, तो इस तरह का वो इंतकाम वो लेते थे। और बेशुमार, जैसे वो जे रहीम का भी वाकया है जो बेशुमार दफा रिपोर्ट हो चुका है, तारीख का ऐसा है कि वो जो भुट्टो साहब के देर में आने से जब उन्होंने नाराजगी का इजहार किया तो उसको पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को भी जो है मारा पीटा उन्होंने। तो बेनज़ीर ऐसा नहीं करती थी। ठीक है ना। तो ये एक फर्क उनकी शख्सियत में है। साजी साहब, हम अगर आपसे पूछें कि मैंगल और बजंजो में मियां नवाज शरीफ के जमात के साथ क्यों कंफर्टेबल होते हैं? भाई वो ऐसा है कि चूंकि उस वक़्त
जब भुट्टो साहब ने उनको मारा, ऑपरेशन किया, हुकूमत चीनी, जाती नुकसानात भी दिए, तो फिर वो ज़िया-उल-हक जब आ गया तो ज़िया-उल-हक ने हैदराबाद साजिश केस खत्म की। भुट्टो ने तो हैदराबाद साजिश केस कायम करके इन पर गद्दारी के मुकदमा चलाए थे। वो ज़िया-उल-हक ने जनवरी 78 में बैक जुम्बिश कलम खत्म कर दी, ठीक है ना, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए। तो वो तो बहुत सारे जो लीडर थे उनको रिलीफ मिला, और उन्होंने जब सरदार अताउल्लाह दिल के मरीज हो गए तो भुट्टो साहब ने उनका इलाज नहीं कराया, लेकिन ज़िया-उल-हक ने उनको कैलिफोर्निया भेजा ऑपरेट करने के लिए। और वो ज़िया-उल-हक हमेशा ये जताते थे कि वो मीर गौस बख्श बिजंजो के बड़े मदा हैं। हाँ, और उनका कहना था कि वो दो बलोच लीडरों के बड़े मदा हैं, एक मीर गौस बख्श बिजंजो हैं और एक मीर अब्दुल हमीद खान जतोई है, जो आपके इलाके के सिंध के हैं, मीर साहब। अच्छा, तो इस तरह वो एक रिस्पेक्ट भी उन्होंने दिया आमिर होने के बावजूद। तो जाहिर है उसका तो असर पड़ता है। बिल्कुल। तो फिर नवाज शरीफ जो आए तो नवाज शरीफ जानशीन थे ज़िया-उल-हक के। हाँ, तो इसलिए उन्होंने मुनासिब समझा कि भाई वो उसके साथ कंफर्टेबल होंगे, तो उनके साथ चले गए। लेकिन फिर नवाज शरीफ ने भी वही किया जो और लोगों ने किया था। जो ये 28 मई 98 को जो एटमी धमाके हुए, इस पर अख्तर मेंगल जो कि वज़ीर आला थे, उनकी जमात ने उनकी मुखालफत की तो उनको पर हटा दिया, अख्तर मेंगल को हटा दिया, ठीक है ना। अच्छा, नवाब मरी जब अफगानिस्तान तालिबान हुकूमत के बाद वापस आए तो ये वापसी जो थी उनकी, वो किस डील का नतीजा थी? भाई डील का तो मुझे नहीं पता है। मुझे वो उस वक़्त के वज़ीर आला थे मीर ताज मोहम्मद जमाली, उसका मुझे फ़ोन आया कि नवाब काबुल में मसूर हो गए और वहाँ उज़्बुक दस्तों का कब्ज़ा हो गया है, जनरल रशीद दोस्तम के, जो उज़्बुक कमांडर थे, तो उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, तो मीडिया पर एक मुहिम चलानी है। मैंने कहा मीडिया पर क्या मुहिम चलाएं कि नवाब की ज़िंदगी को ख़तरा है, उनको वापस लाया जाए। उन्होंने कहा इस बुनियाद पर मैं सदर इसाक खान से बात करूंगा कि उनको वापस लाया जाए। तो फिर बहरहाल हमने वो मुहिम चलाई। फिर वो एक जिरगा तश्कील पाया और C-130 तैयारा गया काबुल और नवाब साहब को वापस लाए। फिर कोयटा का मौसम ख़राब था, तो उनको कहा कि आपको एक रात इस्लामाबाद में रहने पड़ेगा। तो नवाब साहब ने तो वही कहा कि मैं तो गलत सरजमीन पर कदम रखूंगा, मैं पंजाब में नहीं रुकना चाहता। तो फिर उनको समझाया गया कि इधर जो बलोसा हाउस का जो प्रीमियर है या सिंध हाउस है या जो भी हैं, ये सूबों के जो है ना उसमें हैं, तो लिहाजा बलोसा हाउस आप आएंगे तो समझो बलोसा आ गए हैं। अच्छा, एक रात रुककर जब नवाब आए तो जो है वो बेशुमार लोग उसको इस्तकबाल के लिए गए थे और वहाँ वही नारे थे जो बलोचों के होते हैं। अगर कोई कंप्रोमाइज हुआ होता मेरे ख्याल में, हाँ आप उससे पहले कह सकते हैं जो आपने एक सवाल नहीं किया कि ज़िया-उल-हक के दौर में ये जलावतनी में गए थे। बिल्कुल, ज़िया-उल-हक के ही वक्त में गए थे। हाँ, अच्छा, उस वक्त सरदार अताउल्लाह खान गए थे यूके यानी लंदन और नवाब साहब गए थे पेरिस। और फिर जो है नवाब साहब गए वहाँ से काबुल, अताउल्लाह वहाँ मुकीम रहे। तो इस दौरान जो है ना, इससे पहले इनके मुज़ाकरात भी हुए थे, यानी फरवरी में सिब्बी में 78 में और अगस्त में कोयटा के गवर्नर हाउस में। तो वो लोग ये यानी गुमान करते थे कि इनके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसी वजह से ये उन्होंने जलावतनी का रास्ता इख्तियार किया है और उन्होंने ज़िया-उल-हक को यकीन दहानी करवाई है कि वो 10 बरस तक वापस नहीं आएंगे और सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये लोगों का कहना था। लेकिन जब नवाब साहब वापस आए तो कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि उन्होंने कोई डील किया है, क्योंकि वापस आकर उन्होंने सियासत में उस तरह हिस्सा ले लिया।
उन्होंने जो है अपनी वो बैठकें लगाई, स्टडी ग्रुप कायम किए, और जिसमें वो अपने उस नजरिए की बात करते थे, ठीक है ना। और जब ये जलावतन थे तो उन्होंने हजारों मरीजों को भी बुलाया था वहाँ, जहाँ इनके दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए, यानी जनरल शेरिफ और नवाब साहब के दरमियान, ठीक है ना। अच्छा साजिद साहब, हम यहाँ पे अगर बात करें, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का भी ये बयानिया है और भी कई लोग ये कहते हैं कि बलूचिस्तान की तरक्की में जो है वो सरदार रुकावट हैं। क्या इसमें कुछ सच्चाई है या ये क्या सदाकत है इसमें, आप समझते हैं? ये सफ़ेद झूठ है। सफ़ेद झूठ है। हाँ, क्योंकि जितने सरदार हैं उनमें से कोई वजीर आला है, कोई काबीना में है और सब हुकूमत के साथ हैं, तो आया ये रुकावट है या इनके अलावा भी कोई सरदार है? अब तो कोई सरदार नहीं है, तो वो कौन से सरदार है जो रुकावट है? पिछले एपिसोड में हमने बात की थी, आपने थोड़ी बहुत शाजिया केस के हवाले से बात की थी, तो सुई में जाहिर है ये डॉक्टर शाजिया का जो वाक़या हुआ था तो उसको गलत डील किया गया था, आप समझते हैं? हाँ, उसमें यह है कि मुशर्रफ ने ज़ाती अना की वजह से या यानी गुमराही की वजह से या जो भी आप समझे, उसको इंसाफ के मुताबिक डील नहीं किया। इंसाफ का तकाजा यह था कि जिस शख्स पर इल्ज़ाम लगा था कम से कम उसकी कोई गिरफ्तारी होती, कोई कानून के दायरे में आता, चाहे बरी हो जाता। लेकिन उन्होंने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं जानता हूं कि वो शख्स मुलविस नहीं है इसमें। अच्छा, फिर घबराहट में हुकूमत ने यह काम किया कि हुकूमत ने डॉक्टर शाजिया और उनके शोहर खालिद के लिए बैरून मुल्क वीजे अरेंज किए या नेशनलिटी खरीदी या जो भी किया, तो उनको वहां सेटल कराया ताकि ये जो है यानी कोई सबूत इधर ना मिले इनको, ठीक है ना। तो इससे भी यही पता चलता कि वो जो है अपने उस शख्स को बचाना चाहता था और उसने गलत किया। साजिद साहब, अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर डॉक्टर शाजिया का वाक़या पेश नहीं आता तो ये कहा जा सकता है कि का वाक़या शायद पेश ना आता? नहीं, उस वाक़े से पहले या बाद में भी वो मुशर्रफ और उनके दरमियान मुज़ाकरात हुई। अच्छा, वो मुज़ाकरात इब्तिदाई तौर पर या इनडायरेक्ट तौर पर वो हमारे ज़रिए हुई, ठीक है ना। क्योंकि चौधरी शुजात जो है वो हमारे बहुत करीबी वाकिफ थे, और चौधरी शुजात ने कहा कि भाई मैं नवाब साहब को फ़ोन करता हूँ, नवाब साहब फ़ोन नहीं उठाते। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप ज़हमत करें डेरा बुगटी जाएं और अपने फ़ोन पर हमारी बात कराएं। तो फिर मैंने नवाब साहब से बात की, उसने कहा भी आप आए, लेकिन मैंने ये बात नहीं बताई उनको कि भाई चौधरी साहब ने कहा है। तो फिर उनके साहिबजादा थे कोयटे में जमील, तो फिर वो हमें लेकर गए डेरे बुगटी। फिर रात को यानी सारे नवाब साहब के अजीज अकारब बैठे थे, उनके भाई मीर अहमद नवाज बैठे थे, उनके पोते भी बैठे थे, मीर आली भी बैठे थे जो गवाह होंगे इन चीज़ों के। तो नवाब साहब ने कहा कि हाल हवाल दें। मैंने कहा था एक मैसेज है आपके लिए पहले, वो किसका मैसेज है? मैंने कहा साहब उसका चौधरी शुजात साहब का मैसेज है कि मैं खैर ख्वाही के लिए दरमियान में आ गया हूँ और नवाब साहब हमारे मौसन हैं। वो भी एक किस्सा है जो उसके वालिद को नवाब साहब ने बचाया था। तो वो तो तवील स्टोरी है, उसको छोड़े। तो लिहाजा आप मुझसे तो बात करें। फिर नवाब ने मुझसे कहा कि वो मिलाएं चौधरी से। तो फिर मैंने अपने फोन से मिलाया चौधरी शुजात को और दे दिया इनको। तो उनकी जो बात हुई तो फिर नवाब साहब ने कहा ठीक है, जो लोग हमारी तहवील में हैं वो आपकी खातिर में छोड़ देता हूं। तो वो उनने छोड़ दिए और उसके बाद मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ। और फिर ये भी तय हुआ कि नवाब साहब जाएंगे, परवेज मुशर्रफ से भी मुज़ाकरात करेंगे। वो आमादा हो गए थे, बल्कि वो एक स्पेशल तैयारा भी वहां आया था सुई में। लेकिन इस दौरान परवेज मुशर्रफ ने अपना इरादा बदल लिया। तो नवाब साहब को बताया गया कि भाई मौसम खराब है, जहाज नहीं उड़ सकता। लेकिन जो ही नवाब साहब सुई से वापस डेरे बुगटी की तरफ गए तो जहाज उड़ गया। तो मतलब वो उसकी नीयत या इरादा बदल गया था। हाँ जी। तो वो मुज़ाकरात में भी हिस्सा लिया। चूंकि वो एक सियासी आदमी थे, वो तो आखिरी हद तक गए
बिल्कुल। लेकिन फिर परवेज मुशर्रफ ने फैसला किया कि ताकत का इस्तेमाल करना है और बलूचिस्तान के लोगों को एक सबक देना है ताकि आइंदा कोई ऐसे हालात पैदा ना हो। अच्छा, यहाँ पे हमारा अभी जो वक्त हो रहा है वो एक छोटे से ब्रेक के लिए हो रहा है। तो नाज़रीन, असां वठूं था हिकिड़ो नंढिड़ो ब्रेक ऐं असांजी ॻाल्हि ॿोल हले पई साजिद साहब सां शाज़िया केस जे हवाले सां, जेको नवाब अकबर बुग़्ती जे हवाले सां। त कई अहिड़ा अञा ॿिया मौज़ू आहिनि। हलूं था हिकिड़े नंढिड़े ब्रेक ते, केॾांहुं न वञिजो, असीं अचूं था हिकिड़े नंढिड़े ब्रेक खां। वेलकम बैक टू नाज़रीन। ऐं असां ब्रेक तां मोटी आया आहियूं ऐं असां पंहिंजी ॻाल्हि खे उते ई शुरू कयूं था जितां असां छॾी हुई। त अचो त साजिद साहब सां वधीक ॻाल्हि ॿोल कयूं था ऐं तारीख़ जे जेको पननि ते वरी हिकिड़ी निगाह विझूं था। तो साजिद साहब, हमें ये बताइए कि एक तो ये जो मुज़ाकरात जिसे आपने काफ़ी हद तक तो उसको एक्सप्लेन किया है कि उसमें रुकावटें फिर कहाँ से आ रही थी, आप समझते हैं? कहते हैं कि जो मुशर्रफ के करीबी लोग थे, कमांडर थे, तो उन्होंने मुखालफत की कि भाई वो जो है उन्होंने सुई फील्ड पर हमले किए हैं, रॉकेट मारे हैं और जो उनके मुतालबात हैं ये जो साहिल व वसाल वाले ये काबिल कबूल नहीं है। अगर आप मुज़ाकरात करेंगे तो कुछ तो देना पड़ेगा, जबकि हम देने की पोजीशन में नहीं है रियासत। जी हाँ। तो उनने फिर फैसला किया कि भाई ताकत का इस्तेमाल किया जाए और मुज़ाकरात का रास्ता नहीं इख्तियार किया जाए। अच्छा, वो क्या बात हुई थी कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे? नहीं, वो तो मुज़ाकरात से चंद दिन पहले कोई सहाफ़ियों की टीम कोयटा से गई थी, तो उन्होंने ये कहा कि अगर अब मैं को लचक दिखाऊं या मैं इस्लामाबाद और पंजाब जाऊं तो फिर ये मुझे गिरफ्तार करेंगे, ये मुझे पिंजरे में बंद करेंगे और पंजाब के मुख्तलिफ चौकों पर रखेंगे, 3 बलोचों का लीडर। लिहाजा मैं जो है ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा और मैं जो है एक इज्जत की मौत जो है मैं चाहता हूं। और फिर उन्होंने कहा कि अब मैंने अपनी मौत का इंतखाब खुद किया है और ये भी मेरी एक बड़ी अचीवमेंट है कि एक आदमी खुद अपनी मौत का इंतखाब करे और दुश्मन न करे। तो इस पर वो पहाड़ों पर जाने पर मजबूर हुई। ऐसा क्या हुआ कि बलूचिस्तान की हवाओं का रुख जो है वो तब्दील हो गया? भाई, पहले ऐसा था कि मुशर्रफ को जो रिपोर्टें मिली थी और उनका ख्याल था कि पॉपुलर लीडर नहीं है, इवन उनका जो ट्राइब है वो भी तकसीम है, उसमें कलपर और मसूरी उनके साथ नहीं है जो है। तो लिहाजा अगर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए तो वो कोई रिएक्शन नहीं आएगा। लेकिन वो मुशर्रफ को गलत रिपोर्टें मिली थी क्योंकि ये जो 2002 से लेकर उनने बहुत प्रिंच किया था, बहुत तबलीग की थी बलोचों पर, और यानी इनडायरेक्ट उन्होंने अपने माजी की जो गलतियों पर माफी भी मांगी थी। और फिर उन्होंने कहा था कि अब मैं ये जो है अपनी जिंदगी के जो भी आखिरी हिस्सा है वो इस सरजमीन के लिए वक्फ करता हूँ और इसके लिए कुर्बानी देने को तैयार हूँ। तो वो लोगों में दोबारा पॉपुलर हो गए थे, ठीक है ना। तो फिर मुशर्रफ के अंदाजे गलत हुए तो उन्होंने इनको मार दिया। तो उसके बाद उसका फौरी रिएक्शन जो है कहाँ हुआ? कराची में। जब ये अचानक हुकूमत तैयार नहीं थी तो अचानक पता चला कि लियारी में आग लगी हुई है, मलीर में लगी हुई है, गुलशन इकबाल के भी बाज इलाकों में। तो उनको हैरानी हुई, बलूचिस्तान का आदमी था, तो इधर सख्त रिएक्शन की हुआ। जब ये खबरें पहुंची उसके बाद कोई टीवी वीवी से, तो फिर कोयटे के सरियाब के इलाके में घेराव जलाव शुरू हो गया। ये तो पहला रिएक्शन था। देखिए उसके बाद जो है एक बलोच लीडर थे बहुत बड़े, ख्वाजा गुलाम मोहम्मद, वो BSO का चेयरमैन भी रहे थे और वो फिर डॉक्टर मालिक से अलग हो गए थे क्योंकि डॉक्टर मालिक ने कहा था कि हम पार्लियामानी सियासत करेंगे और वो कह रहे थे कि हम नहीं करेंगे, हम स्ट्रगल करेंगे। तो उन्होंने बहुत तबलीग की इस बारे में, तो उसके बड़े असरात हुए। और फिर जब वो
पीपल्स पार्टी के दौर में वो जब यानी मारे गए या शहीद हो गए तो फिर ये जंग तेज हो गई, उसकी वजह से ज्यादा तेज हो गई। सही। अच्छा, फिर जो हुकूमत ने इकदाम किए, जो भी जिस तरह रियासत करती है, तो उनके बड़े नेगेटिव असरात हुए जो कि अभी तक जारी है। अच्छा साजिद साहब, हम यहाँ पे बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आगाज़ हुकूक जो है बलोचिस्तान का ऐलान किया, पैकेज भी लाई थी, तो क्या वजह हुई कि उसमें बेहतरी नहीं आ सकी? अच्छा, पहली बात तो यह है कि जो है ये जो पीपल्स पार्टी है, अब ये पीपल्स पार्टी नहीं है भुट्टो साहब की या बेनज़ीर की, बल्कि एक लीडर हमारे बड़े सीनियर थे, बानी इराक़ी में से थे, उन्होंने कहा भी ये जो बेनज़ीर दफन हो गई तो हम भी उसके साथ दफन हो गए और पार्टी भी दफन हो गई। अच्छा, उनने वो पैकेज दिया, देखिए ऑपरेशन जारी था और मिसिंग पर्सन्स की तादाद जो है पीपल्स पार्टी के दौर में ज्यादा हुई थी, तो रियासत की पॉलिसी में तो कोई फर्क नहीं आया। कोई जो है उस पैकेज का क्या हुआ कि जो कभी कोयटा में रहे थे उन लोगों को बलोचिस्तान का बाशिंदा करके उन्हें बाहर भेज दिया तालीम के लिए या नौकरियां दी गई, कोई उसका कोई असर नहीं हुआ। वो एक सियासी स्टंट था, शोशा। अच्छा अच्छा, डॉक्टर मालिक उनके साथ मुज़ाकरात किए तो उनकी जो कामयाब क्यों नहीं हो सके, आप क्या समझते हैं? भाई वो उन्होंने खुद उसकी वजाहत की है और उनका यह दावा है कि वो आमादा हो गए थे कि वो मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे, लेकिन जब वो वापस आए, जब वो जनरल राही शरीफ के सामने पेश हुए, तो फिर बाद में नवाज शरीफ ने बताया कि भी वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा ये हम अपने तौर पर इस मसले से निपटेंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि बलोचिस्तान की जो अवाम है पार्लियामानी सियासत में अभी भी उनकी जो दिलचस्पी है वो बरकरार है? नहीं, बिल्कुल बरकरार नहीं है। नहीं, हाँ, क्योंकि ये जो है कई इलेक्शनों में बलूचिस्तान के बेशुमार लोगों ने हिस्सा ही नहीं लिया, वोट ही नहीं डाला है, ठीक है ना। तो फिर वो हुकूमत ने ये बंदोबस्त किया कि भाई किसी तरह जो है कुछ लोग खड़े हो जाएं, एक लिस्ट वहाँ बनती है और उनको फिर कामयाब डिक्लेयर किया जाता ताकि सिस्टम चले। तो सिस्टम चलाने के लिए तो वो इलेक्शन होते हैं इस तरह के। अच्छा, बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले और दीगर वाक़यात के बाद एक बार फिर जो है ऑपरेशन की तैयारियां, तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये मौसर होगा? भाई बात है कि ऑपरेशन तो जारी है ना, वो तो रुका नहीं है। अगर वो ज्यादा उसका पैमाना बड़ा करेंगे, ज्यादा मैसिव करेंगे, वो अलग बात है, लेकिन वो तो किसी तरह हुकूमत की कार्रवाई तो जारी है। अब मैं ये समझने से कासूर हूं कि अभी क्या कर सकते हैं वो मजीद, ठीक है ना, ज्यादा बड़ी कार्रवाई और क्या करेंगे, क्योंकि ये तो बलूचिस्तान है, ये तो उनका अपना इलाका है, ये तो फेडरेशन का हिस्सा है, तो ये तो इस तरह तो मुमकिन नहीं है। अगर कोई हुकूमत ऐसा करे तो मेरे ख्याल में वो आवाम का सामना नहीं कर सकती फिर। जी हाँ, ठीक। अच्छा, एक राय यह भी है कि बलूचिस्तान की जो हकीकी सियासी क़यादत है उन्हें मौका दिया जाए तो सूरत हाल बेहतर होगी। क्या बात, आप क्या समझते हैं कि ये बात दुरुस्त है? नहीं तो ये हकीकी सियासी क़यादत से आपकी क्या मुराद है? अख्तर हाँ? मैंगल्स? नहीं, ये जो बड़े अच्छे लोग हैं इनका कंट्रीब्यूशन भी है, लेकिन ये इर्रेलेवेंट हो गए हैं अभी बलूचिस्तान की सियासत में, ये ख़त्म हो गए क्योंकि बलूचिस्तान के लोग जो है इस सिस्टम पर बिलीव नहीं करते, पार्लियामानी सियासत पर बिलीव नहीं करते, और एक अजीब अलमिया ये है कि न रियासत को इन पर एतमाद है और न बलूचिस्तान के अवाम को इन पर एतमाद है। तो ये अपना वो एतबार दोनों तरफ से खो चुके हैं और वैसे बड़े हैं, सफ़ेद रीश हैं, उनका इज्जत एहतराम अपनी जगह है, लेकिन अब उनका कोई मकाम नहीं है ऐसा। बड़ी मेहरबानी अनवर साजिद साहब, आपने हमें वक्त दिया और कई ऐसे पहलू थे ज़ाहिर माजी के हवाले से जिनको यहाँ पे आपने रोशनास करवाया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपकी टीवी का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, असां जो तहां ॻाल्हि ॿोल हली पे अनवर साजिद सां, ऐं असां कई अहिड़ा पहलू हिते जेके आहिनि उहे उन्हनि जो ज़िक्र कयो माज़ी जे हवाले सां, जंहिंमें जेको आहे उहो दौर बि हो जेको भुट्टो जो दौर हो, बेनज़ीर जो दौर जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल थी, नवाब बुख्टी अकबर बुख्टी जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल थी, कई अहिड़ा जेके पहलू आहे हुकूमती लिहाज़ सां हुजनि चाहे समाजियात सां हुजनि, त उन ते हिते ॻाल्हि ॿोल थी।
ऐं हिन प्रोग्राम जो वक़्तु जेको आहे हींअर पुॼाणी ते पुॼे पियो। पंहिंजी होस्ट फ़हमीदा रियाज़ खे इजाज़त ॾींदा। अला भाई।